तो लेक्चर नंबर 17 में हम लोग नॉर्मल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशंस है ना। तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ना है इसमें, है ना। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के लिए मान लो पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है, कोई भी रैंडम मैंने रास्ता यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, जनरल पाथ, ठीक है। तो याद रखना अगर ये पाथ है पार्टिकल का, तो पाथ के टेंजेंट के अलॉन्ग हमें वेलोसिटी मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा आएगा, है ना। तो ये इसका हो गया वेलोसिटी, ठीक है। अगर ऐसे जा रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ, अगर उल्टा जा रहा होगा तो इस पॉइंट पे टेंजेंट उल्टे डायरेक्शन बना देंगे, है ना, इस तरफ बनाए थे, ठीक है। ओके, अब इस पॉइंट पे जो पार्टिकल का एक्सेलेरेशन है, मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि एक्सेलेरेशन इस तरफ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी को यहाँ पे देखना है कि उनके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो अगर आप एक्सेलेरेशन का दो कंपोनेंट ले अलॉन्ग वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो उन दोनों कंपोनेंट को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यह पे जो छोटा पाथ है, मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ द पाथ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसा है और एक्सेलेरेशन का दो कंपोनेंट है, ये नॉर्मल कंपोनेंट और ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है एक्सेलेरेशन को, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो होता है उसको नॉर्मल कंपोनेंट। तो मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये हो जाएगा an कॉस थीटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा a साइन थीटा, है ना। a कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड ये रहेगा, a साइन थीटा ये रहेगा, ठीक है। तो at हो जाएगा आपका a कॉस थीटा, an हो जाएगा a साइन थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। वो तो डिटेल बाद में कर लेंगे कि कंपोनेंट साइन में आएगा कि कॉस आएगा, सब चीज़, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या करना है, एक्सेलेरेशन का चाहे कोई भी एंगल हो, अब यहाँ पे एंगल जो है ऑब्ट्यूस है, एक्यूट भी हो सकता है। तो मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है इस तरफ है और यहाँ पे एक्सेलेरेशन कुछ ऐसा है, तो एक्सेलेरेशन के दो कंपोनेंट आप निकालोगे तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ये वाला आएगा और पैरेलल टू वेलोसिटी कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, ये पैरेलल वाला और ये परपेंडिकुलर वाला, है ना। तो हम लोग चलो डिफाइन कर देते हैं। तो AT को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वेलोसिटी पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अब इस केस में एक्चुअली में अलॉन्ग वेलोसिटी आएगा AT और इस केस में अपोजिट टू वेलोसिटी आएगा। तो जब मैं अलॉन्ग लिख रहा हूँ मतलब अलॉन्ग द लाइन ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो अपोजिट भी आ सकता है वेलोसिटी के, अलॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है ना। और वैसे AN को बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, AN को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन, और ये होता है कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू वेलोसिटी यानी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के अलॉन्ग वाला कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल बोलते हैं और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाले को नॉर्मल बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत ही सिंपल केस था, है ना, मतलब सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर AT जो है, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलॉन्ग वेलोसिटी, है ना। यही दो केस है, या तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट होगा या अलॉन्ग होगा, है ना। अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, dv/dt। v क्या होता है, स्पीड, ठीक है। और जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है उसका वैल्यू जो होता है ये होता है v² रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये होता है v² रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, तो AT इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो AT पॉजिटिव होगा, अगर स्पीड घट रही होगी तो AT नेगेटिव होगा। और AN होता है स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ सीख लेते हैं। तो पहले RSC का मतलब मैं लिख देता हूँ, RSC बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो ना, तो उस पाथ का हर पोर्शन को आप बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स में तोड़ सकते हो, ठीक है। और हर छोटा सेगमेंट जो होगा किसी न किसी सर्कल का पार्ट होगा, है ना। जैसे मान लो पाथ कुछ ऐसा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इस सर्कल का कुछ पार्ट है। हर स्मॉल
पार्ट किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होगा, ये स्मॉल पार्ट इस सर्कल का पार्ट लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊँगा हमेशा अच्छा, ये स्मॉल पार्ट कोई बड़ा सर्कल का पार्ट लग रहा है, ये स्मॉल पार्ट और बड़ी सर्कल का पार्ट लग रहा है, ठीक है, ये बहुत ही छोटे सर्कल का पार्ट लग रहा है, एंड सो ऑन। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, यह कॉन्सेप्ट को और समझना है। तो एवरी मोशन जो पार्टिकल कर रहा हो, चाहे किसी पाथ के अलोंग कर रहा हो, कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ मोशन अलोंग आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है ना। तो एनी मोशन कैन बी assumed to be a collection of motions along arcs of circles of varying radii, ठीक है। तो कोई भी जनरल मोशन आप लोगे तो अलग अलग उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट, स्मॉल स्मॉल सर्कल के पार्ट होंगे, ठीक है। और उस सर्कल का रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मतलब जैसे यहाँ पे जब होगा तब रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, जब यहाँ पे पार्टिकल होगा तब रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सर्कल का रेडियस है, जब यहाँ पे होगा तो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सर्कल का रेडियस है, जब इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा होगा पार्टिकल तो रेडियस ऑफ जो सर्कल होगा वो हो जाएगा ROC, है ना, ठीक है। मतलब जो भी स्मॉल पार्ट को क्रॉस कर रहा है अभी, वो स्मॉल पार्ट जिस भी सर्कल का पार्ट होगा उस सर्कल का रेडियस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको यूजुअली R से नोट करते हैं, तो हो जाएगा V²/R, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय R, ठीक है। अब आप दो स्पेशल केस में यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहला स्पेशल केस, मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन जो है वो किस सर्कल का पार्ट होगा, इनफाइनाइट रेडियस। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब क्या है, रेडियस इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो रेडियस इज इन्फिनिटी है मतलब क्या है, आपका नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। नॉर्मल एक्सेलेरेशन क्या होता है, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए नॉर्मल एक्सेलेरेशन 0 रहता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रहेगा, अगर है तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन रहेगा, नॉर्मल एक्सेलेरेशन तो 0 है, ठीक है, ओके। और दूसरा एक्सट्रीम एग्जांपल इसका है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसका एक्सट्रीम एग्जांपल क्या है, जैसे एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लो। ये ऐसा मोशन है जिसमें आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा एक फाइनाइट कांस्टेंट रहेगा, है ना। अगर पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो सर्कुलर पाथ ही ऐसा पाथ है जिसमें हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सेम है, ठीक है। इसमें भी हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, लेकिन वो इन्फिनाइट है, तो हम लोग ये नहीं भूलेंगे यहाँ पे भी इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट पे फाइनाइट वैल्यू है, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा, जिस सर्कल में पार्टिकल चल रहा है, ठीक है ना। तो जब सर्कल में पार्टिकल चलेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ए कांस्टेंट, और जब कोई भी ऐसा पाथ में चलेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरीज कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। तो हम लोग को उतना टेंशन नहीं लेना है, हम लोग तो एक बार एक्सेलेरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल दिए, फिर हमें क्या करना है, न्यूटन सेकेंड लगाना है। तो नेट फोर्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वैसे नेट फोर्स अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन विल बी मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। किसी भी केस में लगा सकते हैं ना, नेट फोर्स अलोंग एनी डायरेक्शन, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल इनटू कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग दैट डायरेक्शन। तो टेंजेंट के अलोंग लगा रहे हैं तो नेट फोर्स अलोंग टेंजेंट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा, वैसे नॉर्मल के अलोंग नेट फोर्स नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब दो केसेस यहाँ पे और देख सकते हैं, दो केसेस इन द सेंस कि ये AT का काम क्या है, तो AT का काम है स्पीड को चेंज करना। तो अगर वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कौन चेंज कर रहा है, AT, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को आपने दो पार्ट में तोड़ा है, AT और AN। तो AT तो खाली मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, तो AN क्या कर रहा होगा, डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, ठीक है ना। तो AT इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मैग्नीट्यूड while AN is responsible for AT is responsible for changing
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, एंड ए एन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, सिंपल है ना, क्योंकि ए एन जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ए एन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है, और ए टी वेलोसिटी के पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है, मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। इससे तो ए टी में क्या है, डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ओके, अब नॉर्मल एक्सेलरेशन इतना क्यों आता है, ये हम लोग एक सर्कुलर मोशन वाले स्पेशल केस में दिखा दूंगा, मैं जनरल मोशन के लिए नहीं दिखाऊंगा, सर्कुलर मोशन वाले केस में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन अब डिटेल में पढ़ेंगे। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।